बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान एक मुश्किल मोड़ पर है। ये हम लोग पिछले 70-75 साल से सुनते आ रहे हैं और अफसोस की बात यह है कि नाजुक मोड़ पूरा होने का नाम नहीं ले रहा। हर मोड़ पाकिस्तान के लिए नाजुक बनता चला जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर अभी 28 माह की सबसे ज्यादा बुलंद तरीन सतह के ऊपर महंगाई चल रही है। इसके साथ साथ महंगाई की जो शरह मई के अंदर है वो तकरीबन 13.8% रही है। महंगाई के बढ़ने के साथ साथ मूडीज ने पाकिस्तान की आउटलुक को स्टेबल से डाउनवर्ड की तरफ डिमोट कर दिया है। अप्रैल के अंदर महंगाई की शरह 13.3% थी, 5% ये महंगाई की शरह बढ़ रही है और सालाना बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान में महंगाई की शरह 1.6% बढ़ती चली जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। इमरान खान जब आए थे तो 2018 के अंदर तो पेट्रोल की कीमत जो थी वो 95.24 थी और डीजल की कीमत थी 112.94 रुपए फी लीटर और 28 फरवरी 2022 को पेट्रोल की कीमत थी 64.62 रुपए और डीजल की कीमत थी तकरीबन 60 रुपए यानी 58.79 रुपीस पर लीटर। मौजूदा हुकूमत के एक माह के अंदर पेट्रोल की कीमतों के अंदर होश रुपए इजाफा हुआ, 30 रुपए इजाफा हुआ और हुकूमत ने साफ साफ ये कहा कि बेसिकली पुरानी हुकूमत की सब्सिडीज ने हम लोगों को एक फंसे हुए परिंदे की तरह फड़फड़ाने पर मजबूर कर दिया है। मामला सिर्फ यहां तक रुकता नहीं है बल्कि सियासी मामला भी गड़बड़ की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ ट्रीजन के मुकदमों की बातें होने लगी हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर ट्रीजन के मुकदमे चलाए जाएंगे। जब प्राइम मिनिस्टर साहब वापस आएंगे तो उनसे अप्रूवल ली जाएगी, उनकी राय ली जाएगी और उसके बाद मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। एक तरफ इकोनॉमी नीचे जा रही है, दूसरी तरफ सियासी अफामो तफीम दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान जा किधर रहा है? आज मरियम नवाज साहिबा ने भी इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी कड़ी तनकीद की और उस कड़ी तनकीद के अंदर जाती हमले भी मौजूद थे। इमरान खान साहब का कल का इंटरव्यू जो अब मैं एयर नहीं कर सकती, मैंने शॉर्ट्स निकाले हुए थे लेकिन मैं नहीं चला सकती इसलिए क्योंकि पैमरा की हिदायत के मुताबिक हम उसको एयर नहीं कर सकते। लेकिन उस इंटरव्यू के बाद भी खलबली मच गई है। क्या होने जा रहा है? क्या सियासी पारा जिस तरीके से मुल्क के अंदर वेदर टेम्परेचर बढ़ रहा है उसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा या इसको काम डाउन करने की कोशिश भी की जाएगी? फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, सबसे वोकल रहनुमाओं में से एक है। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया आज के प्रोग्राम में। फवाद साहब, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपने पिटिशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) के तहत, वो वापस भेज दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इजाजत मांग रही थी, प्रोटेक्शन मांग रही थी। इमरान खान साहब ने कहा था सुप्रीम कोर्ट अगर हम लोगों को इजाजत दे देती है तो एक लाहे अमल होगा, इजाजत नहीं देती तो दूसरा लाहे अमल होगा। दूसरा लाहे अमल क्या होगा फवाद चौधरी साहब? नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन वापस की है वो तो एक प्रोसीजरल है। जो ऑफिस है वो हमेशा एतराज लगाता है कि आपने मुतल्लिका फोरम पे नहीं गए, कुछ नहीं गए। अब ये बेंच के सामने जाएगी तो उम्मीद है कि इसको मेरिट्स के ऊपर ही फैसला जो है वो हो जाएगा। और पिटीशन में कोई खास बात हम मांग भी नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो फंडामेंटल राइट है पाकिस्तान के शहरियों का और अगर हम करना चाहें तो उसको हमें एक इस तरह से ना ट्रीट किया जाए जिस तरह से पिछले 25 मई को एक बाकायदा पुलिस की दहशतगर्दी इम्पोज की गई रियासत की, वो ना हो। राइट। अच्छा, एक और मसला चल रहा है अभी और हल्का बंदियों के हवाले से कुछ वोटर लिस्ट के अंदर रद्दो बदल की बात सामने आ रही है कि बिल्कुल चेंज कर दी गई है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात के ऊपर एतराज कर रही है। किसी जमाने में मुझे याद है MQM भी इसी बात पर एतराज किया करती थी। ये हल्का बंदियों का मैटर आप चैलेंज करेंगे इसको क्योंकि हुकूमत ने तो जो करना था वो कर दिया है। नाउ हाउ विल यू केटर टू दिस? हल्का बंदियों को तो हमने चैलेंज किया हुआ है। वो 6 जून से सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग जो है वो शुरू कर रही है। हमने ये कहा है कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक नई मर्दमशुमारी के बगैर आप हल्का बनिया नहीं कर सकते। और अभी चूंकि नई आपके सामने सेंसस नहीं आया हुआ तो जो 2018 की हल्का बनिया है उन्हीं के ऊपर इलेक्शन हो सकता है, उसमें आप तब्दीली नहीं कर सकते। तो वो 6 तारीख से सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग कर रही है। ये जो दूसरा मामला है जिसमें वोटर चेंज हुए हैं, ये कतई तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन की नाअहली है और इसमें मेरा नहीं ख्याल सिर्फ PTI का प्रॉब्लम है। मेरा ये ख्याल है कि इसमें जो तमाम इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी रिजर्वेशंस हैं इस इशू के ऊपर और तमाम ही हलकों में बहुत सारे जो वोटर है उसको बगैर किसी वजह के उसका वोट शिफ्ट कर दिया गया है। जहाँ पे उसने पिछली दफा वोट कास्ट किया था उसके बजाय किसी और जगह के ऊपर।
इसका बुनियादी वजह जो है वो इलेक्शन कमीशन का एक जो एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, ये उसकी बुनियादी वजह है। और उसको भी मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को उसको भरपूर तरीके से उठाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन तो देखें, ये तो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया है, सियासी तौर के ऊपर इसकी कोई हैसियत नहीं है, पार्टीजन समझा जाता है। और एक अभी तो खैर आपको मालूम ही है कि एक लोटा एसोसिएशन के चेयरमैन राजा रियाज साहब ने इसको नॉमिनेट किया हुआ है, तो आप बता देख लें इनकी इज्जत कितनी होगी। तो वो एक तो सियासी तौर के ऊपर आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन जब आप लोग पार्लियामेंट में जगह खाली छोड़ेंगे तो वो लोग जिनको आप यही अलकाब देते हैं उन्हीं लोगों के लिए जगह बनेगी। मैंने सुना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी पार्टी को वापस जाना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर जगह छोड़ना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अभी एक सर्वे हुआ है परसों, जो परसेप्शन इंडेक्स का, उसमें पीटीआई के 73% वोटर ने कहा है कि आपको इस मकबूजा असेंबली में वापस नहीं जाना चाहिए। लिहाजा हम जो अपना वोटर है, हम तो उसकी ख्वाहिशात का एहतराम करेंगे। और जो भी कोई भी, मुझे नहीं लगता पीटीआई में ऐसा एमएनए होगा जो इस मकबूजा असेंबली में वापस जाना चाहेगा। जहाँ तक ये बात का ताल्लुक है कि आप छोड़ेंगे, ये एक सियासी अमल है। हमने पहले भी ये कहा था और अब भी ये कह रहे हैं कि आप जब इलेक्शंस का फैसला कर लेते हैं, ये डिसोल्यूशन की डेट हुकूमत दे देगी, फिर हम असेंबली में जाने को तैयार होंगे। और असेंबली में जाके हम ये जो इलेक्शन कमीशन नया बनाना है, आपने बाकी लॉज जो हैं वो बनाने हैं, वो हम करने को तैयार है। लेकिन उसके लिए हुकूमत को अपने डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज की डेट देनी होगी। अच्छा, ये तब तक मामला आलमे बरज़ख में फंसा रहेगा, यानी ना आपके इस्तीफे मंजूर हो रहे हैं, ना आप लोग पार्लियामेंट में वापस जा रहे हैं, आपके ऊपर हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है। मेरे अपने शो में बड़े सीनियर लीडर्स ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इल्ज़ाम लगाया कि आप लोग मरात भी ले रहे हैं। क्या सच्चाई है? पहली बात तो ये कि मरात होती क्या एमएनए की, मुझे तो अभी तक यही नहीं पता। मेरा ख्याल लाख सवा लाख रुपया कोई सैलरी है, और वो भी जो है हमने तो लेटर लिख दिया स्पीकर साहब को कि वो रोक दें, हो सकता है कहीं उन्हें ना रोका। कोई मराद जो है वो नहीं है। वह वैसे मीडिया में आता है कि पता नहीं क्या मैंने क्या ले गया, क्या हो गया। कोई मराद नहीं होती। गाड़ियां जो है वो तो पहले दिन ही वापस चली जाती हैं, क्योंकि जो अगले आने वाले होते हैं उनको ज़रूरत होती है, वो एक दिन भी नहीं रहती। जो आपके एमएनए लॉजेस हैं उसके वो पैसे देते हैं, जब वो रहते हैं वो उसके वो पैसे दे रहे होते हैं। तो मुझे नहीं पता कि क्या मराद है जो कि ये एमएनए को पाकिस्तान में ले रहा है। ये एमएनए की हैसियत पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो नॉन इलेक्टेड ऑफिसेज हैं वो पाकिस्तान में असल इक़्तिदार एंजॉय करते हैं। जो इलेक्टेड ऑफिसेज हैं वो तो उनकी तो हैसियत ही नहीं है। और आपने अभी भी देख लिया, आप ज़रा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहें और उनके एमएनए उनकी मराद का ज़रा मुकाबला करें ना इलेक्टेड लोगों के से, तो आपको पता चल जाएगा मुल्क में असल हुकूमत किनकी। आप नॉन इलेक्टेड लोगों की तनख्वाहें और मुराद और उनके पास जो गाड़ियाँ हैं, उनके पास जो घर हैं, जरा वो भी लिस्ट लेके आए, और जो इलेक्टेड लोगों के पास है उनको भी आप देखें तो आपको पता चल जाएगा मुल्क में असल हुकूमत किसकी है। अच्छा, मैं ये नहीं आपसे पूछूंगी कि आप किन किन नॉन इलेक्टेड लोगों की बात कर रहे हैं और किन किन नॉन इलेक्टेड लोगों की मराद की बात कर रहे हैं, क्योंकि मामला शायद आगे चला जाए। लेकिन नॉन इलेक्टेड की बात कर रहे हैं तो फवाद साहब, ये शिकवा पीटीआई के बहुत सारे इलेक्टेड मेंबरान भी करते हैं कि देखें हम इलेक्शन जीत कर आए हैं, हम खान के साथ पीटीआई के बल्ले के जो वोट है उसका बल्ले का वोट लेकर आए हैं। लेकिन खान साहब के करीब, बहुत ज़्यादा करीब जो है वो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नॉन इलेक्टेड हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मेहनत भी नहीं की हुई। जिस तरह आप हैं, बड़े अरसे से हैं, इंतखाबात जीत कर आए हैं, अपने हल्के को की जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। इस तरह के कुछ लोग हैं जो करीब हैं लेकिन वो नॉन इलेक्टेड रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा कुर्बत हासिल कर लिया। आपका उनके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, ये हुकूमत में ऐसे ही होता है। आपने टेक्नोक्रेट्स भी आप चाहिए होते हैं, आपको नॉन इलेक्टेड लोगों, अपने शोबों के माहिरीन भी चाहिए होते हैं। हुकूमत में और अपोजिशन में फ़र्क है, तहरीक में और हुकूमत चलाने में फ़र्क है। ये मानना मैं हमेशा समझता हूँ पाकिस्तान में फ्रेंकली स्ट्रक्चरल जो हमारे रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर तो कोई बड़ी बात होती नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टीज में भी डिबेट नहीं है। सो ये कहना कि पाकिस्तान में जब हुकूमत आएगी तो आप नॉन इलेक्टेड लोग नहीं लगाएंगे, ये इसका मतलब यह है कि फिर आप हुकूमत ही नहीं चला सकते। मसलन आप देखें ना, आपने कॉमर्स में अगर आपका बंदा नहीं है जो टेक्निकल हैंड नहीं है, इसी तरह से आपका सेहत में आप डॉक्टर फैसल जो हैं
अब डॉक्टर फैसल का क्या मुकाबला है किसी से, राइट। द वे ही हैंडल्ड एनसीओसी और ये सारी चीजें, इसलिए वो बातें, ये बातें ऐसे ही है करने वाली। इट्स Yeah, मोर ऑफ I must appreciate Dr. Faisal Sultan. He did a tremendous job indeed. अच्छा, ये बताएं कि आपने एक बात फरमाई और क्वोट, पीटीआई की भी गलतियां हैं कि सूरत हाल इस नहज पर पहुंची। फवाद चौधरी साहब, कुछ गिनवाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपकी नज़र में कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं कि सिचुएशन इधर तक आन पहुंची है? देखिए, हमारे मेरे ख्याल में हमें जब था, पता चल गया था कि मामला इधर जा रहे हैं, हमें बड़ा फैसला उसी वक्त कर लेना चाहिए था, असेंबली तोड़ देनी चाहिए और हमें जो है वो आगे उस वक्त कर देना जो है वो चाहिए था। और या फिर जो है वो हमें शुरू में जो एक कॉम्प्लेक्स इश्यूज थे इतने, या फिर हमें वो उनको सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए था, दोनों में से एक में हमें कर देना चाहिए था। लेकिन वो हम दोनों में मेरा ख्याल है हमारा फैसला डिले हो गया और हम उसको उस तरह से रीड नहीं कर सके। अच्छा, पंजाब के हवाले से गलतियां तस्लीम करते हैं फवाद चौधरी साहब? इतने अरसे तक वसीम अकरम प्लस हम सुनते आए, वो एंड पे वसीम अकरम प्लस की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए। देखो निका, वो मैंने उस वक्त भी जब वो यहाँ पे पंजाब में हुकूमत थी उस वक्त मैंने तो उस वक्त क्रिटिसाइज किया था। अब क्रिटिसाइज करना इसलिए अच्छा नहीं लगता कि एक तो आप गवर्नमेंट में नहीं है, एक आप वीक पोजीशन पे हो और अपने ही क्रिटिसिज्म शुरू कर दें, तो फिर वो अगला बंदा कहता है कि ये क्या इस वक्त जो है। और फवाद चौधरी साहब, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, आपने मेरे शो में भी कहा था कि जी बुज़दार साहब की गवर्नेंस सही नहीं जा रही है, लेकिन लीडर होता है बंदा शनास। क्या इमरान खान साहब बंदा शनास नहीं है? नहीं, बंदा शनास तो वो होंगे, उस तरह 22 साल की स्ट्रगल करके जो यहाँ पे पहुंचे हैं, आप ये तो नहीं कह सकते कि उनकी जजमेंट जो है वो सही नहीं है। लेकिन प्रायोरिटीज में हो जाती हैं कई दफ़ा। आप को लगता है कि ये इम्पोर्टेंट मामलात हैं, ये हम खुद चला सकते हैं, और आपको बाद में मसरूफियात की वजह से, और आप एक कंसीव करते हैं ना एक सिचुएशन, वो उस तरह से नहीं होती। वो कई दफ़ा बंदा सारे फैसले सही तो नहीं हो सकते। कोई इंसान जो है वो फरिश्ता तो नहीं है, गलतियां तो होती हैं, लेकिन जब जो हो गया मेरा ये ख्याल है। देखिए, इसके बावजूद मैं आपको बताऊं, अनिका, पीटीआई और इमरान खान वाहिद उम्मीद है पाकिस्तान की मिडिल क्लास की। अगर आपने इमरान खान को और पीटीआई को आप इस पॉलिटिकल प्रपोजिशन से निकाल दें, तो अब पाकिस्तान को दोबारा आपको 40 साल बिलावल और मरियम में आप डिवाइड कर देंगे, तो मुझे आप बताएं उसके बाद उनकी औलाद आ जाएगी। तो इस तरह से पाकिस्तान को, अगर जिस तरह पिछले 40 साल हमने ज़ाया किए हैं, हम अगले 40 साल भी ज़ाया कर देंगे। आखिरी उम्मीद पाकिस्तान में अगर कोई मिडिल क्लास लीडरशिप की है, और आखिरी उम्मीद के पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को रिफॉर्म हो सकती है, तो वो हमें इमरान खान से और पीटीआई से। अच्छा, मैं वैसे उमूमी तौर पर जाती हमले किसी भी सियासी पार्टी की तरफ से किसी भी लीडर पे हूँ, मैं उनको सपोर्ट नहीं करती हूँ और अभी भी सपोर्ट नहीं करती, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी है कि जाती हमला आज इमरान खान साहब पे किया गया है, तो मैं आपके सामने भी रख दूँ। मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि उनको किसी जहनी डॉक्टर से जो है वो चेकअप कराने की ज़रूरत है, वो जहनी तौर पर माजूर हो गए हैं, गड़बड़ हो गई है। लेकिन मरियम नवाज की जो तमाम तकरीरें हैं, अगर आप उसको इमरान खान के ऊपर तनकीद निकाल दें, तो आपको एक फुटेज ही नहीं मिल सकता जिसको आप अपने प्रोग्राम में चला सकें। यानी अगर आप फैसला करें, आपका प्रोड्यूसर, कि आज मैंने एक ऐसी फुटेज चलानी है जिसमें मरियम नवाज की इमरान खान पर तनकीद ना हो, तो आप माजूर हो जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी आपने चलाना क्या है। कभी मरियम नवाज ने किसी वक्त फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अपना विजन नहीं दिया कि वो क्या उनका ख्याल है, कभी उनका इकोनॉमी के ऊपर आप नहीं सुनेंगे। वो बुनियादी तौर के ऊपर मरियम नवाज जो हैं, वो जिस तरह एक मोहल्ले की फुफे कुटन होती है, जो सिर्फ एक दूसरे की गैबतें करके, बुराइयां करके जो है वो अपने जरा मशहूरी लेती है, वो उनका एटीट्यूड सिर्फ वही है, और ना ही वो उनका फ्रेंकली इससे ज्यादा कुछ जहन भी है। सो जिंदगी में मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी कोई किताब भी पढ़ी हो, मुझे नहीं लगता उन्होंने जिंदगी में कभी अपने उनके वालिद साहब इतना अर्सा रहे हैं इक़्तिदार में, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उनका दौर ही क्लोजली ऑब्जर्व किया हो। सो उनसे बड़ी उम्मीद आप क्या कर सकते हैं? नहीं, लेकिन फवाद चौधरी साहब देखें, जो किसी ऑपोजिट शख्स में भी कोई क्वालिटी हो वो भी माननी चाहिए। क्या मरियम नवाज साहिबा अपनी पार्टी को यूनाइटिंग फैक्टर नहीं आपको लगती? मरियम नवाज की जो इस वक्त है ना, एक PMLN के अंदर उनका शहबाज शरीफ से उनका कद जो है वो बड़ा है, वो इसमें कोई शुबा नहीं है कि लोग जो हैं उनके जलसों में आते हैं, वो एक जो तकरीर करती हैं, क्रिटिसिज्म करती हैं,
पीटीआई के ऊपर, तो उनका एक बड़ा छोटा जो वोटर है वो उसको सुनता भी है, उसको पसंद भी करता है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा कैनवस लार्ज कर देंगे तो आपको मालूम होगा कि वो उनकी सलाहियत नहीं है कि वो कोई आम आदमी जो है जो थोड़ा बहुत न्यूट्रल होगा, या वो आदमी जो अपना दिमाग इस्तेमाल करके वोट देना चाहेगा, वो मरियम नवाज से बिल्कुल मुतासर जो है वो नहीं होगा। इसलिए उनमें कैपेसिटी नहीं है लीडरशिप की। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आखिरी सवाल बिफोर आई गो टुवर्ड्स द ब्रेक, मुझे ये बताइएगा कि अगर इंतखाबात इसी महीने के अंदर अनाउंस हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी नशिस्तें ले सकेगी नेशनल असेंबली की? देखिए, इस वक्त तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान में पिछली दफ़ा हमने कोई 155 सीटें ली थी, तो इस दफ़ा हमें उससे 172 का जो नंबर है जो हमारा इस वक्त, वो तो लाजमी जो है वो लेना चाहिए। उससे ज़्यादा हम कितने लेते हैं वो कैंडिडेट्स हैं पीटीआई के पास 177 नशिस्तों की आप बात करें? पीटीआई के पास ही कैंडिडेट है। एक्चुअली पीटीआई का जो साइज है वही एक पीटीआई को एज देता है बाकी पार्टीज के ऊपर। पीटीआई इज ओनली पार्टी जो चारों सूबों से कैंडिडेट नॉमिनेट करेगी। बाकी पीपल्स पार्टी तो 4-6 सिंध के डिवीजन के बाद उनके पास कैंडिडेट खत्म हो जाते हैं। पीएमएलएन के पास सेंट्रल पंजाब के बाद कैंडिडेट खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से जेयूआई केपी के चंद हल्कों में है। तो द शेयर साइज जो है पीटीआई का, वही एक्चुअली पीटीआई को एक बहुत एडवांटेज देता है नंबर्स का। वेरी इंटरेस्टिंग, वी ट्राइड कि सारी चीज़ें रैप अप हो जाएं इस शॉर्ट सेगमेंट के अंदर, बट थैंक यू वेरी मच फवाद चौधरी साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू लाइक ऑलवेज। हम लोग ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या होने जा रहा है, क्या क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास लीगल तरीकाकार हो सकता है, उनके पर आर्टिकल 6 की भी बातें चल रही हैं, हुकूमत ट्रीजन की बात कर रही है, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। कानूनी पहलू क्या है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सियासी, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब जरा कानूनी पहलू की बात करते हैं। बहुत सारे मामलात कानूनी तौर पर हल करने की भी उनके हल ढूंढे जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी, और कानूनी चाराजोई की बात हो रही है हुकूमत की तरफ से भी अगेंस्ट इमरान खान साहब, बिलखुसूस कल के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बाद मामला ज्यादा गड़बड़ की तरफ पहुंच गया है। राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लॉयर। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। ये बताया राजा साहब, एक तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की उस आर्टिकल 184(3) के तहत जो पिटिशन की थी उसके बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, रजिस्ट्रार ने वो वापस कर दी है, क्या मतलब है इसका? इसके बाद क्या होगा? व्हाट विल पीटीआई डू नेक्स्ट? देखिए, आर्टिकल 184(3) की जितनी भी पिटिशंस होती हैं उसमें नॉर्मली, देखिए ज़हन में एक चीज़ रखिए कि उस पर कोई ऐसा फैसला नहीं आया कि उसको वापस कर दिया गया है। उस पर एडमिनिस्ट्रेटिवली जो रजिस्ट्रार है उसने उसको रिटर्न किया है कि आप जो उनसे हैं कि एक तो ये मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है और एक ऑब्जेक्शन लगाया है। मेरी अपनी बहुत सी पिटिशंस हैं, जब ऑब्जेक्शन लगता है तो द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि वी फाइल चैम्बर अपील। अभी भी काफ़ी केसेस हैं तो चैम्बर में चले जाते हैं और जज सबको बताते हैं कि जनाब ये वो फंडामेंटल हमारे राइट्स हैं, ये वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है जिसके तहत ये पिटिशन मेंटेनेबल है, और हम ये आपके पास मुद्दा लेके आए हैं कि जनाब हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और क्या इस मुल्क में एक पॉलिटिकल पार्टी को जो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू मूवमेंट, पाकिस्तान में मूवमेंट फ्री मूवमेंट है, आप पूरे मुल्क में जा सकते हैं, क्या वो हमें हासिल है? देन देयर इज़ राइट टू एसोसिएशन, क्या हम इकट्ठे हो सकते हैं, क्या आइन इसकी गारंटी देता है? फिर क्या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है? तो ये वो बुनियादी जो उनसे फंडामेंटल राइट्स हैं, इसकी लाइट में वो कहेंगे कि दिस इज़ अ पब्लिक इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है और इसको सुना जाए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन देगी कि वेदर दिस पिटिशन इज़ मेंटेनेबल और नॉट। तो ये अभी एक इनिशियल स्टेज है जो कि नॉर्मली एक नॉर्मल कोर्स ऑफ अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई धचका लगाओ या हुकूमत को कोई फायदा हुआ या हुकूमत को धचका लगाओ? इट इज अ नॉर्मल प्रोसीजर। अच्छा, मुझे बात बताएं राज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी सर्टन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हुकूमत के भी सर्टन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और आपके राइट्स वहाँ खत्म हो जाते हैं जहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुरू हो जाती हैं और जहाँ अगले के राइट्स शुरू हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को कहा था कि आप H9 ग्राउंड, H9 G9 के बीच में जो ग्राउंड है उधर जाइए। डी चौक के हवाले से बड़े सवाल पूछे गए हैं कि आप कल कि जी आप डी चौक की तरफ
क्यों गए, कब अनाउंसमेंट हुई, किसने कहा, H9 ग्राउंड में लेकर जाने को बोला या नहीं बोला? क्या इमरान खान साहब के फॉलोअर्स ने डी चौक की तरफ आने के हवाले से गलती कर दी? क्योंकि ये भी तो हुकूमत का इस्तेहकाक है कि वो आर्टिकल 144 लगाए जहां मर्जी लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ इमरान खान को कहा बल्कि दोनों फ्री कैंप को कहा, और ख़ासकर उन्होंने इधर तो सिर्फ एक इशू था कि उन्होंने कहा कि आपने डी चौक की तरफ नहीं आना, आपके लिए हुकूमत एक अलहदा वेन्यू देगी और आप उस वेन्यू में जाएंगे। लेकिन हुकूमत को उन्होंने बहुत सी चीज़ें कही। उन्होंने सबसे पहले कहा कि ये जो आपने पॉलिटिकल वर्कर्स को और जिस अंदाज में उनकी चादर और चार दीवारी को पामाल करते हुए एक शब पहले गिरफ्तार किया है, उनको MPOs के तहत आपने झूठे केस बनाए हैं, फॉल्स FIRs लिखी हैं। आपको याद होगा हमारी बड़ी सीनियर जज भी रही हैं, अल्लामा इकबाल साहब के बहू डॉक्टर नासरा के घर पे किस तरीके से गए, फिर आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो डॉक्टर यास्मीन के साथ ज्यादती हुई, और फिर ये कि जी कौन सा कानून है कि जो इजाज़त देता है कि डंडे से लोगों की प्रॉपर्टीज लोगों की थी, गाड़ियां तोड़ी जाएं, शीशे तोड़े जाएं। मुझे तो वो गुल्लू भट्ट दोबारा याद आ रहा है कि शायद दोबारा गुल्लू भट्टों को बुलाया गया और ये किया गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक और उस जो 25 तारीख को था उसमें ऑर्डर किया था कि जनाब जो हुकूमत है वो ये राइट ऑफ फ्रीडम, अब जो ये खाली आपने ब्लू एरिया को नहीं देखना था कि यहाँ पे नहीं रोकेंगे। आपने देखा कि लाहौर में क्या हुआ, आपने देखा कराची में क्या हुआ, आपने देखा फैसलाबाद में क्या हुआ, रावी के पुल पे रोक दिया गया, मोटरवे पूरी की पूरी बंद कर दी गई। लोगों को क्या यहाँ से आपने सिर्फ पिंडी में देखना था कि लोगों को इनकन्वीनियंस कॉज हो रहा है, वो तो मोटरवे से जो इनकन्वीनियंस कॉज हुआ है, लोगों के मरीज थे, एम्बुलेंसेस थी, वो तमाम स्टक हो गई। फिर आपने अटक से मोटरवे बंद कर दी, तो क्या उससे लोगों का राइट नहीं खराब हुआ? उसके बाद आपने देखा कि जी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कंटेनर्स और इस्लामाबाद में जो कंटेनर्स की तादाद थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात की कि कहीं हुकूमत ने डिस्प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को तो नहीं बुला लिया, इतने लोगों से ज्यादा पुलिस, और वो फिर टीयर गैस की बात हुई कि वो जो हुआ, और हमने भी देखा, आपने भी देखा, खवातीन, बच्चे, बूढ़े, उनको जिस तरीके से वो टीयर गैस कौन सी थी जो एक्सपायर्ड थी और जो कि टेररिस्ट पे यूज होती है। तो ये वो तमाम चीजें उस फैसले में है। उसमें ऑल्दो के आपने कहा कि इमरान खान साहब मुझे बताएं कि ऐसी सूरत हाल में सवाल दोनों अतराफ बड़े सख्त पूछे गए, खान साहब से भी, PTI से भी और हुकूमत से भी। अब इसके आगे सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है हुकूमत की हुकूमतूली पर और PTI की तरफ से जो हुकूमतूली हुई उस पर? देखिए, PTI की तरफ से जो हुकूमतूली हुई तो आपके इल्म में होगा कि एक अटॉर्नी जनरल साहब ने दरख्वास्त लगाई थी रात के टाइम को 10:30 बजे का, जिसका जिक्र भी है उसमें, और उसमें वो यही चाह रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ कॉन्टेम्प्ट का नोटिस इशू किया जाए कि इन्होंने हुकूम अदूली की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बेंच में से एक जज साहब ने तो कहा, या साहब ने, कि जनाब इसको नोटिस के लिए भेजा जाए, लेकिन 4 जजों ने एग्री नहीं किया। उन्होंने कहा कि जनाब कि ये जो कॉन्टेम्प्ट का जो केस है वो फिलहाल नहीं बन रहा। और उसमें उन्होंने एक बात हुई, आई वॉज माई सेल्फ प्रेजेंट इन द कोर्ट, कि जनाब ये जो आर्सनिंग हुई है, कोई आग शाग लगाई है, तो उनका जब लीडरलेस थे, लीडर तो शिप तो थी नहीं, तो ये जो इतनी टीयर गैसेस हुई हैं, इस पे लोगों ने यही समझा कि उनके इल्म में शायद यही बात थी कि वो बुशेस को अगर आग लगाएंगे और वो जो धुआं होता है वो उस टीयर गैस के इफेक्ट को कम करता है। तो अब ऐसी सूरत हाल में अब दोबारा अगर सुप्रीम कोर्ट जा रही है PTI, तो वो उनका बेसिक वही फंडामेंटल राइट्स की बात है, क्योंकि हमने देखा इससे पहले। मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर मैंने ब्रेक की तरफ भी जाना है। आर्टिकल 6 की बात हो रही है, ट्रीजन की बात हो रही है खान साहब के खिलाफ। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? हुकूमत के पास ग्राउंड है? आर्टिकल 6 को अगर हुकूमत पढ़ लेगी तो फिर कोई ग्राउंड नहीं होगा। आर्टिकल 6 में कहता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अबेंस में रख रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ रहे हैं। तो आर्टिकल 6 कहाँ से आ रहा है, किस बात पे आ रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। हाँ, अगर उनकी जो कल की बात आज हो रहा है कि जी सिडिशन का कोई मुकदमा बनाया जा सकता है कि जनाब सिडिशन, किस चीज़ की सिडिशन, अगर आप वो देखें तो वो पूरा कल के जो एक उनका इंटरव्यू आया है, गालिबन ये उसी के सामने रखते हुए उसके कुछ चंक्स को
निकाल के एक दो क्लिप्स को निकाल के ये बात की जा रही है, लेकिन उसमें अगर डिटेल में मैंने वो इंटरव्यू देखा है तो उस इंटरव्यू में उन्होंने जो बात की है, उन्होंने बात की है इकोनॉमी पे, और उन्होंने रेफरेंस दिया है रशिया का कि रशिया जैसा मुल्क अगर उसकी इकोनॉमी कमजोर हुई तो वो उसके बाद टूटा, ऑल्दो कि वो इतनी बड़ी वो उनकी फोर्स थी, उनके पास एटॉमिक पावर थी, और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाता है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आर्मी को होगा, क्योंकि जो लेट्स नॉट रिपीट इट, क्योंकि हमें पेमरा ने मना किया हुआ है कि हम लोग उन अल्फाज को ना चलाएं। बट राजा आमिर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, वाज अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। ब्रेक की तरफ जाते हैं। मईशत के हवाले से भी खलबली है, कौन कौन से अतराफ क्या क्या चीजें बताएं आपको, मईशत के बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, अब मईशत के हवाले से बात करते हैं। ये मईशत मुल्क की हिचकोले खा रही है, बड़े अरसे से हिचकोले खा रही है। पिछली हुकूमत की सब्सिडी को भी बुरा कहा जा रहा है। IMF ये डिमांड कर रहा है कि इससे ज्यादा सख्त शराइत लगाई जाए, आपका टैक्स कलेक्शन के साथ साथ बिजली की कीमतें, पेट्रोलियम की कीमतें, सबको बढ़ा दिया जाए। एक आम आदमी के ऊपर बहुत शदीद बोझ पड़ेगा। पिछले दिनों पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर इजाफा हुआ और अब आज बिजली की कीमतों के अंदर इजाफे की चहमगोइयां हम लोगों को नजर आई। चहमगोइयां क्या, इजाफे की खबर आ गई सामने। बिजली की कीमतों के अंदर तकरीबन 8 रुपए इजाफा किया गया। यह 8 रुपए इजाफा बहुत होशरुबा इजाफा है, इसलिए क्योंकि फी यूनिट 16 रुपए से बढ़ के अब तकरीबन 24 रुपए के ऊपर बिजली आ जाएगी। और ऐसी सूरत हाल के अंदर ये टोटल इजाफा तकरीबन 47% का है। नॉट जस्ट दैट, महंगाई की शरह बहुत शिद्दत से तेजी से आगे बढ़ रही है। महंगाई की शरह के अंदर शहरी इलाकों में तकरीबन 12.3% महंगाई है और दही इलाकों के अंदर 15.88% महंगाई चल रही है। ओवरऑल ऑन एवरेज 13.37% महंगाई की शरह पाकिस्तान के अंदर चल रही है। इसके साथ साथ सोने पे सुहागा ये कि मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग को तो B3 बरकरार रखा है, लेकिन आउटलुक को एक स्टेबल से नेगेटिव की तरफ डाउनवर्ड कर दिया, यानी ये डिजेक्ट कर दिया। अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की मईशत किधर जा रही है, हर बंदा ये सवाल कर रहा है। डॉक्टर फारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है, जाने माने इकोनॉमिस्ट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, एक तो ये रेटिंग स्टेबल है लेकिन आउटलुक जो है वो डाउनवर्ड है, ये भी समझा दीजिएगा। सेकेंडली, इससे फर्क क्या पड़ेगा? ये कहा जा रहा है कि मुल्क की LCs नहीं कोई खरीदेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर गड़बड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी। आपने भी एक ट्वीट किया है। इस आउटलुक के चेंज होने से, नेगेटिव होने से मुल्क की मईशत पे फर्क क्या पड़ेगा? देखिए अनीका, मूडी जो है ना वो 2 किस्म की आपको चीजें बताता है। एक रेटिंग कहलाती है जिसका आपने जिक्र किया, वो B3 पहले भी थी और अब भी B3 है। इसका मतलब है कि वहां तो अफर्म कर दिया गया है, रेटिंग एज सच नीचे नहीं आई। दूसरी वो चीज बताता है जिसको वो कहते हैं आउटलुक, कि हमें आउटलुक क्या नजर आ रहा है। तो एक हाजिर है और एक आप समझिए कि मुस्तकबिल के बारे में। तो जो हाजिर रेटिंग है वो B3 पहले भी थी और आज भी B3 है, लेकिन जो आउटलुक है यानी कि गोइंग इनटू द फ्यूचर, वो ये कह रहे हैं कि पहले वो स्टेबल थी यानी कि मुस्तहकम थी और अब उन्होंने नेगेटिव कर दिया यानी कि मनफी कर दिया है। अब उसका असर ये होता है कि आलमी मंडी में जब हम जाएंगे, देखिए हमें डॉलर तो बेतहाशा जाएंगे, हमें इस साल तकरीबन 32 से 33 अरब डॉलर चाहिए, जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है, जिसको कहते हैं ग्रोस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड, यानी कि हमारी ज़रूरत है। तो हमें मुल्कों के पास भी जाना होगा जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, हमें यूरो बॉन्ड में भी जाना होगा, हमें कमर्शियल बैंक्स के पास भी जाना होगा, हमें IMF के पास भी जाना होगा, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। जब हम कमर्शियल बैंक के पास जाएंगे या अपना बॉन्ड फ्लोट करने जाएंगे यूरो बॉन्ड की मार्केट में, तो वो फिर जब आपकी वो देखते हैं मूडीज की आपकी क्या रेटिंग आ रही है, मूडीज आपके मुतालिक में क्या कहता है। तो जब वो मनफी चला जाता है, स्टेबल से नेगेटिव पे चला जाता है, तो फिर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मांगते हैं। अच्छा। अगर पहले हमारा बॉन्ड जा रहा था 8.5% पे, तो अब वो मांगेंगे जी 9, 9.5 दे दिया जाए। तो जब हम अपना सूद ज्यादा देंगे अपने कर्जाजात के ऊपर, तो फिर हमारी जो डेट सर्विसिंग है जो ऑलरेडी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, यानी कि मेरा तखमीना यह है कि इस साल सिर्फ और सिर्फ जो डेट सर्विसिंग होगी हमारे बजट के अंदर वो कोई तकरीबन आसान अल्फाज के अंदर डेट सर्विसिंग यानी सूद वापस देना और जो कर्जा है उसकी वापस देने की बात, राइट डॉक्टर साहब? कर्जाजात की वापसी सूद की मद में
3,800 अरब मेरा तखमीना है इस साल हमें देना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि जो FDR की आमदन है वो कोई 6-6.5 हजार अरब आ जाएगी, तो हमें उसमें से 3,800 निकाल के तो सिर्फ कर्जा जहां तक सूद की वापसी करनी होगी। अब जब ये रेटिंग नीचे चली जाती है तो फिर हमारा सूद का जो रिक्वायरमेंट है वो और बढ़ जाएगा। जब सूद में ज्यादा पैसे देंगे तो फिर आप सोचिए हमारा जो तरक्याती बजट है उसके लिए पैसे कम बचेंगे। फिर जो तालीम के ऊपर खर्च किया जाता है वो कम पैसे रह जाएंगे, जो सेहत के ऊपर खर्च किया जाता है उसके लिए बजट कम रह जाएगा। तो इसके अब वो क्लासिक बात है कि मईशत और सियासत किस तरह जुड़ी हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, हफ्ते का आखिरी दिन है, सारी बुरी खबरें सुन सुन के मेरे नाजरीन भी तंग आ गए होंगे। कोई अच्छी खबर भी बता दें, कोई अच्छी खबर है हमारे पास इकोनॉमी के हवाले से। जून 2022 10 जून 2022 को बजट आना है, कोई हम उम्मीद रखें ना रखें? अनीका, आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं। सिर्फ अगर मुझे इजाजत दें कि एक अच्छी खबर जो मैंने देखी है पिछले चंद हफ्तों में, चंद महीने में, अगर उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। देखिए, अप्रैल की 11 तारीख को मियां शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ उठाया था वजारत उज़्मा के दफ्तर का, और अप्रैल की 11 तारीख को अगर आप स्टेट बैंक के जो ज़खायर हैं, जो रिजर्व हैं, वो निकाल के देखें तो तकरीबन 10 अरब डॉलर के थे। जिसका मतलब यह है कि अप्रैल की 11 तारीख को पाकिस्तान के पास तकरीबन 5 हफ्ते या 6 हफ्ते मैक्सिमम की इंपोर्ट कवरेज के पैसे पड़े। अब आप सोचिए कितनी गहरी बात है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क, और आपके पास सिर्फ 5 हफ्ते के पैसे रह जाएं कि आप अपनी इंपोर्ट कवरेज करते हैं। जब ऐसा मामला हुआ तो दुनिया भर में हमने देखा कि हमारे आलमी बॉन्ड जो हैं वो बड़ी तेजी से गिर रहे थे, और उस वक्त दुनिया ये सोच रही थी कि पाकिस्तान नेक्स्ट श्रीलंका बनने चला है, यानी कि डिफॉल्ट होने वाला है, और जून एंड तक लोग कह रहे थे कि डिफॉल्ट हो जाएगा। मई की 27 तारीख को अगर आप देखें, कुछ दिन पहले, तो दोबारा से पाकिस्तान की जो बॉन्ड है आलमी मंडी में, वो लोगों ने खरीदने शुरू कर दिए हैं। आप देखिए कि उस दिन मई की 27 तारीख को कोई 2 रुपए और 24 पैसे रुपया जो है वो डॉलर के सामने मजबूत हुआ। स्टॉक मार्केट मुझे याद है 319 पॉइंट बढ़ी है। अब ये हालत है कि आलमी मंडी और जो जिसको हम कहते हैं कलेक्टिव इन्वेस्टर विजडम, यानी कि जो मजमूई दानिश है इन्वेस्टर्स की, वो ये कह रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया है। ठीक, अप्रैल की 11 तारीख को वो ये बता रहे थे कि डिफॉल्ट होने चला है। मई की 27 को मुझे क्लियर कट ये इंडिकेशन मिली है आलमी मंडियों से कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया है। तो ये सोचिए कि ये इस हुकूमत की, आप समझ लीजिए कि क्रेडिट शुड बी गिवन टू देम कि तकरीबन 46 दिन के अंदर अप्रैल की 11 तारीख को हल्फ उठाया है और मई की 27 को ये हालात जो हैं ये बदल गए। तो अब एक अच्छी खबर यह है कि शायद आलमी मंडियां हमें ये कह रही हैं कि मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। अच्छा ठीक है, चलें डॉक्टर साहब, इतने सारे धचके लगने के बाद, बिजली की कीमतें बढ़ने के बाद, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ने के बाद एक आम आदमी रिलीफ भी चाहता है, लेकिन इट्स अ गुड थिंग कि अगर मुल्क डिफॉल्ट से बच गया और वाकई में बच जाए इन द लॉन्ग टर्म एज वेल, क्योंकि हमें तो ये बताया जा रहा है 2021 से हम डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। दिस वेरी वेरी ग्रिम सिचुएशन एट दिस पॉइंट इन टाइम, होपिंग फॉर द बेटरमेंट। बट डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान माशी तौर पर, माशरती तौर पर, सियासी तौर पर फले फूले आगे बढ़े। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज।